तो ट्रम्प के वॉर का 60 डे का ट्रायल पीरियड खत्म होता है। उसके बाद उसको जाना था कांग्रेस वॉर के अप्रूवल लेने के लिए। उसने कहा कि नहीं, मैं तो लॉ एंड ऑर्डर से सबसे ऊपर हूं, मैं नहीं जाऊंगा कोई अप्रूवल लेने। तो क्या करता है वो, प्रोजेक्ट फ्रीडम चालू कर देता है। वो वॉर खत्म, एप्स्टीन फ्यूरी खत्म, प्रोजेक्ट फ्रीडम चालू। पर हालत यूएसए की इतनी ज्यादा खराब है इस वॉर में कि ये प्रोजेक्ट फ्रीडम भी एक ही दिन चलता है। उसके बाद उत्सुकता से वेट कर रहे हैं कि भाई ईरान रिस्पॉन्स करेगा, हमारे प्रपोजल को रिस्पॉन्स करेगा, एंड धमकाते हुए डेडलाइन भी सेट करते हैं। तो ईरान डिसमिस कर देता है पूरी डेडलाइन, कहता है भाई हम अपने हिसाब से प्रपोजल देखेंगे, अपने हिसाब से रिव्यू करके जवाब देंगे। एंड फाइनली जब ईरान रिप्लाई करता है यूएस प्रपोजल को टू फिनिश द वॉर, तो ट्रम्प आंख बबूला हो जाता है, कहता है ये तो अनएक्सेप्टेबल है, दे आर प्लेइंग गेम्स वगैरह वगैरह बोल रहा है वो। क्यों? क्योंकि ईरान का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है वो ये कहता है कि भाई सबसे पहले जो वॉर चल रहा है वो खत्म हो, फिर जाके तो आगे की बात की जा सकती है। सबसे पहले जो आपने ब्लॉकेड किया है आप उसको खत्म करो ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल पाए। पूरा वॉर हर तरफ खत्म होना चाहिए, हमारे सैंक्शंस उठने चाहिए, जो हमारे पैसे हर जगह आपने ब्लॉक कर रखे हैं उसको हमारे को वापस करो। फिर कहीं जाके जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब हम न्यूक्लियर के बारे में बात करेंगे। अब देखो, अमेरिका बहुत बुरी तरीके से हार चुका है ये वॉर, तो अब वो क्या कर रहे हैं, किसी तरीके से प्रेशर डालना है ईरान के ऊपर कि वो आ जाए नेगोशिएटिंग टेबल पर। वॉर अभी रिस्टार्ट करना नहीं चाह रहे, तो इंस्टेड ब्लॉकेड किया हुआ है उन्होंने। अब हर बार इस टाइप की खबर आती है एंड आप तैयार हो जाओ कि इस टाइप के स्कर्मिशेस और आगे होते रहेंगे, क्योंकि यूएसए चाहता है ब्लॉकेड करना। कोई भी ईरानियन ऑयल टैंकर्स जाते हैं, दे आर वेरी थिन, बहुत ज़्यादा फ्लीट नहीं है उधर उनकी, बट जितने भी ईरानियन शिप्स को वो ब्लॉक कर सकते हैं ब्लॉक कर देते हैं, उनके ऊपर फायर भी करने लगते हैं। अब रिसेंट जो पिछले थर्सडे क्या हुआ, ईरान की 2 शिप्स जा रही थी, उसको अटैक कर दिया अमेरिकन ने। ये अकॉर्डिंग टू ईरान सिविलियन वेसल्स थी जिन पर अटैक किया गया। अब ये जो ब्लॉकेड कर रहा है यूएसए, ये बनता जा रहा है एक मेजर पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि यूएस चाहता है कि भाई ईरान के पूरे पोर्ट्स को हम ब्लॉकेड कर दें। ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि इतनी उनकी शिप्स ही नहीं है वहां पर, ना वो बहुत ज्यादा क्लोज टू ईरान ले जा सकते हैं अपनी शिप्स, क्योंकि वो अपने फायरिंग रेंज में आ जाएंगे ईरान के। तो जब इस तरीके से यूएसए ईरान की शिप्स को टारगेट करता रहेगा, वो भी सिविलियन वेसल्स को, तो ईरान भी शांत कितनी देर तक बैठेगा। तो ईरान ने भी टारगेट कर दिए यूएस के 3 डिस्ट्रॉयर्स नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यूएस को लगा कि भाई हमारे शिप्स को अटैक कर दिया, तो फिर उन्होंने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करी ईरान के ऊपर, उनके कैशम पोर्ट पर एंड बंदर अब्बास पर। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस ने ईरान के ऑयल डिपोज को टारगेट किया। अब ईरान का देखो ये स्टेटमेंट बहुत अहम है। वो कहते हैं कि ये जो अटैक कैरी आउट किया गया था, ये कैरी आउट किया गया था इन कोऑर्डिनेशन विद सम रीजनल कंट्रीज। अब ये रीजनल कंट्रीज कौन हो सकती है, इसका हमें जवाब मिल जाता है जब ईरान रिटेलिएट करता है इस अटैक के अगेंस्ट एंड यूएई को टारगेट बनाता है। तो ये रीजनल कंट्री यूएई है जो यूएस के साथ इन अटैक्स में पार्टिसिपेट कर रही है, या अपनी जमीन वो अलाउ कर रहे हैं यूज करना इन अटैक्स के लिए। इसलिए ईरान ने यूएई को अटैक किया एंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर फुजैरा को टारगेट किया गया। अब फुजैरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुजैरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है, बट ईरान अब ऑलरेडी कह चुका है कि अब जो हमारा मैरीटाइम कंट्रोल है नियर द स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो साउथ ऑफ फुजैरा तक आता है। इसका मतलब आप फुजैरा से भी कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अगर वहां पर पोर्ट में एक्सपोर्ट करने की क्षमता बची हो तो, क्योंकि ईरान कितनी बार वहां पर अटैक कर चुका है। एंड अब इसके बाद फिर से खबर आती है कि अमेरिका ने ईरान के 2 टैंकर्स को अटैक किया, उनको डिसेबल किया। एंड फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे इस टाइप के वीडियोस भी दिखने लगते हैं जिसमें ये दिख रहा है कि यूएस का डिस्ट्रॉयर है, बड़ी नेवी वाली शिप है, एंड इट इज बीइंग चेज्ड अवे बाय ईरानियन बोट्स। मतलब ईरान की जो छोटी छोटी बोट्स हैं एंड उनके ऊपर जो भी क्रूज मिसाइल्स हैं या एंटी शिप मिसाइल्स हैं, वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि यूएस नेवी को दुम दबा के भागना पड़ रहा है वहां से। देखो, प्रेशर बहुत बढ़ रहा है ट्रंप के ऊपर। ये जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम चालू किया था जिसमें वो कह रहे थे कि हम सारी शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने प्रेशर डाला अमेरिका के ऊपर इस ऑपरेशन को बंद करने के लिए। उन्होंने अमेरिका को ये बोला कि अगर आप इस टाइप का कोई भी ऑपरेशन करोगे तो हमारी टेरिटरी नहीं यूज कर पाओगे, हमारी एयर स्पेस नहीं यूज कर पाओगे। एंड उनका ये भी कहना है कि ये जो ऑपरेशन है ये प्लान फीजिबल ही नहीं है, इसके लिए इतना ज्यादा एयर सपोर्ट चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, बहुत ज्यादा फाइटर जेट्स यूज होंगे, बहुत ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज होंगे, एंड बेसिकली वायबल नहीं है, ऐसा सऊदीज का कहना है। तो इसमें ये दिख रहा है कि जो ट्रम्प के एलाइज हैं वो भी उसका हाथ छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा। एंड इसमें काफी बड़ा हाथ चाइना का भी हो सकता है, क्योंकि चाइना एंड रशिया दोनों बात कर रहे हैं कि एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जरूरत है गल्फ में। तो देखो, ट्रम्प के पास ऑप्शंस बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन तो ये है, जैसे कि जोसेफ केंट भी बताते हैं कि भाई डिक्लेयर कर दो विक्ट्री, हम जीत गए और वहां से चले जाओ।
पर क्या नेतन्याहू ट्रंप को ये करने देगा? क्या वो उसको ऐसे ही निकलने देगा? अगर आप इजरायली मीडिया की मानो तो वहां पे चैनल 12 ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पुश कर रहा है कि भाई आप ईरान का वॉर रीस्टार्ट करो, वहां पे जितना भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तहस नहस करो, एंड ये सब काम सारे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको टारगेट करना है, सारे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना है, 24 घंटे के अंदर करना है। 24 घंटे के अंदर ये पूरी वारदात हो जानी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईरान अभी नेगोशिएशंस में एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर रहा है, हमको उसको एक पोजीशन ऑफ वीकनेस में लाना है ताकि ईरान नेगोशिएट करे, वो सारे टर्म्स पे नेगोशिएट करे जो हम चाहते हैं। देखो, इजराइल सुसाइड कमिट कर रहा है, क्योंकि सिंपल बात है, अगर आप ईरान के एनर्जी साइट्स को टारगेट करोगे, इसका मतलब क्या है? वहां की पावर ग्रिड्स को टारगेट करोगे, ठीक है, बिजली के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना चाहते हो आप, वहां के ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करोगे। तो ईरान कह चुका है हम यही सेम चीज पूरे गल्फ कंट्रीज के साथ करेंगे, मतलब यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, वहां पर भी हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। एंड अगर इजराइल की बात है तो इजराइल के अंदर भी पूरे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा, वहां पर डीसैलिनेशन प्लांट्स को भी टारगेट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो दिस मीन्स द एंड ऑफ इजराइल, क्योंकि वहां पर पानी ही नहीं बचेगा। तो कितने टैंकर्स आप लाओगे आसपास के देशों से, ड्रिंकिंग वाटर लेके आओगे ताकि इजरायलीज को पीने का पानी मिले? फिर इजरायलीज लाइन अप कर रहे होंगे वहां पे ऐसे थोड़े बर्तन वर्तन लेके, जैसे गाजा में हो रहा था, कि पीने का पानी मिल जाए। एंड इजराइल लगता है बिल्कुल भी शांत बैठने वाला नहीं है। अब तो वो बेरूट को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है, कैपिटल ऑफ लेबनान। एंड ये हिजबुल्लाह के साथ जब सीज फायर हुआ था उसके बाद से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। पर अब ये जो डील होने वाली थी उसका क्या हुआ? यूएस के न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने रिपोर्ट किया था, एंड इसको सबने पिकअप किया, इंक्लूडिंग इंडियन मीडिया ने पिकअप किया, कि एक 14 पॉइंट का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने वाला है ईरान के साथ, जिससे वॉर ही खत्म हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी पूरी दुनिया में। बट ईरान ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बेसिकली ख्याली पुलाव हैं अमेरिकन के। एंड वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आता है कि भाई अभी तो तेहरान ने रिप्लाई भी नहीं किया है यूएस प्रपोजल को, एंड यूएस प्रपोजल में जो भी ईरान ने रिप्लाई किया, हमने आपको शुरू में बताया, ट्रंप उससे बहुत ज्यादा खफा है। देखो, ट्रंप की अगर बात की जाए तो वो 50 बार डिक्लेयर कर चुका है कि भाई हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। वो ये भी डिक्लेयर कर चुका है कि भाई हम बहुत क्लोज हैं टू विक्ट्री, एंड बस डील होने वाली है, होने वाली है, होने वाली है। अगर आप मुझसे पूछो, बहुत सारे लोगों से पूछो, तो ये दो पर्पस सॉल्व करता है। सबसे पहले मार्केट्स को काम डाउन करता है, सेकेंडली मार्केट्स को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि वो इस टाइप के स्टेटमेंट्स दे देता है, ऑयल प्राइसेस एकदम से नीचे आ जाते हैं, फिर आप और जाके इन्वेस्टिगेट करो तो पता चलता है इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है। भाई, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉर को बंद करवाने में ज्यादा इस चीज में इंटरेस्टेड है कि मैं किस टाइप की स्टेटमेंट्स देता रहूं, मार्केट्स को मैनिपुलेट करते रहूं और पैसे बनाते रहूं। ईरान क्लियरली बता चुका है, यूनाइटेड नेशंस तक में स्टेटमेंट दे चुका है कि परमानेंट एंड टू वॉर होना चाहिए, जिसमें लेबनान भी इंक्लूडेड है। जो नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है आप उसको लिफ्ट करो ताकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्राइसिस है वो खत्म हो पाए। तो ईरान का जो प्लान है, वो जिस तरीके से वॉर खत्म करना चाहता है, वो पहले भी सेम था, आज के डेट में भी सेम है। वो ये कह रहा है कि पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमारी सॉवरेनिटी रिकग्नाइज करो, ठीक है, जो अग्रेशन है, वॉर है, वो सब तरफ खत्म करो, फिर हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं वो लिफ्ट करो, हमारे जो पैसे आपने ब्लॉक किए हुए हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड उसको हमें वापस दिलाओ, फिर कहीं जाके हम न्यूक्लियर की बात करेंगे। एंड जब तक ऐसा नहीं होता हम एक स्टेलमेट सिचुएशन में अटके हुए हैं, क्योंकि जो ईरान चाहता है वो यहाँ है, जो यूएसए चाहता है वो यहाँ है, तो बीच में कहीं सरपैर ही नहीं मैच हो पा रहा। एंड देखो, ट्रंप चाहता है कि उसको एक अच्छा एग्जिट मिल सके, पर ऐसा हो नहीं सकता ना, आप वॉर तो हार गए, इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे अटके हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आज भी बंद है, एंड अगर वॉर चालू होता है तो ईरान के पास एक और ट्रम्प कार्ड है, वो बाबल मंदेब स्ट्रेट बंद कर सकते हैं। इसका मतलब रेड सी का शिपिंग रूट, इसका मतलब जो पूरा सुएज कैनाल का शिपिंग रूट है वो बंद हो जाएगा। तो फिर तो आप इमेजिन कर लो कि दुनिया में क्या हालत हो जाएगी इकोनॉमी की। अब ये सब देखते हुए इंडोनेशिया ने भी एक स्टेटमेंट दे दी कि जो मलाका स्ट्रेट है हम उस पर भी टोल लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा पुशबैक आ गया उसके अगेंस्ट, तो क्योंकि वो एक अकेला देश नहीं है जो स्ट्रेट को मैनेज करता है। एंड अभी तो वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत ये है कि बहुत ही जल्दी से जितने भी ऑयल की इन्वेंट्रीज थी, जितना भी स्टोर किया हुआ था बहुत सारे देशों ने ऑयल, वो फटाफट खत्म होते जा रहा है। अब इसको इस तरीके से सोचो, ठीक है, 1 मार्च को मान लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक होता है, अब ऑलमोस्ट 2 महीने से ऊपर हो गए। इस दौरान बहुत सारे देशों के पास अपना स्टॉक था, इस दौरान बहुत सारा ऑयल ऑलरेडी ट्रांजिट में था, बहुत सारा रॉ मटेरियल अपार्ट फ्रॉम ऑयल ट्रांजिट में था। तो अब ये सब जो पूरी इन्वेंट्री थी ये यूज हो रही है। ब्लूमबर्ग खुद ही बता रहा है कि यूरोप में रन आउट हो सकता है फ्यूल, मतलब टैंक बॉटम लेवल जो है वो हिट हो सकता है इन मई, एंड अमेरिका में इन जुलाई। When do storage tanks run empty? Your parts of the world, like Australia, Philippines, Thailand, you are. But the question is when and where.
I still say that with you, it's going to be, sometime in the month of May that you're going to end up with Europe hitting tank bottoms, and in the U.S., it's somewhere in that July 4th time period. If not sooner, by the way, the inventories number coming out of the U.S., the ones we got last night, the ones last week, I've never seen anything like that before. And I think that it's important to remember that these inventory numbers, let's define terms, a deficit versus a shortage. We have a deficit today, meaning that demand is above supply and we're drawing inventories. It's not a shortage yet. So to answer your question, you have the shortages in places like, Asia, and it's not that bad yet because you're not completely at tank bottoms. But in places like Europe and the United States, you're in a deficit and you don't hit the shortages until you hit tank bottoms. एंड अब आप इसको अपने ऊपर भी रख के देख लो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी अनाउंस किया है कि भाई बेहतर रहेगा अगर लोग वर्क फ्रॉम होम करें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूरोप में खत्म हो रहा है मई में एंड यूएसए में जुलाई में, तो हमारे यहाँ पे आप मान के चलो मई में खत्म हो जाएगा ऑयल, क्योंकि एशिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। तो देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो अभी ऐसा लग रहा है खुलने वाला है नहीं, एंड अगर नहीं खुलता ऐसी टाइप की स्थिति रहती है, अगर वॉर भी ना चालू हो बस स्ट्रेट ही बंद रहे, यूएसए अपना ब्लॉकेड ना खत्म करे, तो इसका मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स होना तय है। रिसेशन की स्थिति तो ऑलरेडी बन चुकी है। अगर वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ रहा है पूरे देश को, तो भाई रिसेशन कैसे नहीं आया। एंड अमेरिका के पास कोई भी मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। हमने तो कितना आपको इस चैनल पे ही बताया था जब वॉर चल भी रही थी कि यूएसए की बहुत हालत खराब है, वहां के जो बेसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब तो मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल अमेरिकन मीडिया सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि जितना पहले डैमेज रिपोर्ट किया गया था उससे कहीं ज्यादा डैमेज हो चुका है। जितना भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे था वो खत्म हो चुका है। CIA खुद बता रही है कि भाई ईरान के पास अभी भी 70% ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी इंटैक्ट है। मैं तो ये कहूंगा कि भाई ये फिगर भी मैनिपुलेटेड है, क्योंकि अगर वो असलियत बताना चाहें कि भाई 80 to 90% इंटैक्ट है, तो भाई वो कहेंगे यार दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, कम से कम उसको 70% तो कर दो। ट्रम्प के लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ होते जा रही है, अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि उसने ये वॉर छेड़ा एंड उसकी वजह से अच्छा खासा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो खुला था वो बंद हो गया। एंड एज अ रिजल्ट इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा टाइट हो रही है पूरी दुनिया में। अब तो यूरोपियन यूनियन में भी 70% लोग कह रहे हैं कि भाई हमें ना इंडिपेंडेंट सोच रखनी चाहिए, वी नीड इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इजराइल तक के हारेट्स पेपर में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इजराइल नहीं अफोर्ड कर सकता एंडलेस वॉर्स। वो ये बता रहे हैं कि भाई 2.5 साल से फाइटिंग कंटिन्यूसली चली जा रही है, वो हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ये सारी चीज़ें। इसराइल में तो हालत है वहाँ पे आर्मी में इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो गया है कि जो वहाँ के सोल्जर्स हैं वो वेपन्स चुरा रहे हैं, अपनी आर्मी बेसिस से हथियार चुरा रहे हैं। अब बताओ, पर फिर भी नेतन्याहू ये जो कैरेक्टर है धरती का बोझ, ये बाज नहीं आ रहा। ये कह रहा है कि वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, एंड वो ये कह रहा है कि ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है ना वो रिकवर करना पड़ेगा, वो देश से निकालना पड़ेगा, तब जाके तो वॉर खत्म हो सकता है। तो अब अगर मुद्दे की बात करें कि आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखो ट्रम्प के पास कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले लीव एंड डिक्लेयर विक्ट्री, क्योंकि कोई मिलिट्री ऑप्शन तो अब वायबल ही नहीं है, कुछ बचा नहीं है। क्या इजराइल उसको ये करने देगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। सेकेंडरी, ब्लॉकेड मेंटेन रखे, ईरान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करे। भाई इसका रिजल्टेंट तो ये होने वाला है कि दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। ईरान को कितना फर्क पड़ेगा कि नहीं, उन लोगों में बहुत क्षमता है इसको सहन करने की, पर क्या पूरी दुनिया में उतनी क्षमता है कि ऐसा बड़ा इकोनॉमिक शॉक वो झेल सके? ईरान के पास तो बहुत सारा जो उन्हें चाहिए ना मटेरियल, वो पाकिस्तान के थ्रू भी आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के थ्रू कनेक्टेड है थ्रू सीपेक, एंड पाकिस्तान ईरान के बीच में बहुत सारे रोड के ऑप्शंस खुल गए हैं, एंड ईरान डायरेक्टली कनेक्टेड है टू चाइना वाया रेल नेटवर्क ऑल्सो। तो कितना उनको अफेक्ट करेगा ये ब्लॉकेड, ये नहीं पता। तीसरा ऑप्शन ये है कि भाई रीस्टार्ट कर दो फिर से वॉर, एंड ये सबसे खतरनाक ऑप्शन है। एंड ईरान तो अब ये भी बोल चुका है कि अगर आप हमारे लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश करोगे तो हम गल्फ कंट्रीज में सेम करेंगे। इसका मतलब जो मुझे लगता है यूएई के MBZ मोहम्मद बिन जायद कुड बिकम द फर्स्ट टारगेट। अब बहुत सारी बातें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका के पास डार्क ईगल मिसाइल्स हैं, ये हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स। स्कॉट रिटर ही बता रहे हैं वो टोटल 8 हैं, सिर्फ 8 मिसाइल से क्या उखाड़ लोगे आप। अब एक और जो इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसपे हम नजर रखेंगे वो है ट्रम्प की विजिट टू चाइना। अगर वो ये सब रैप अप नहीं करता, ब्लॉकेड वगैरह खत्म नहीं करता, तो उसकी जो विजिट है टू चाइना वो बेसिकली डिजास्ट्रस हो जाएगी। तो अब ये पागल इंसान, ये बुढ़ाऊ जो दिमागी हालत भी जिसकी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्या करेगा ये? ट्रम्प की बात हो रही है, एंड
इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, इजरायलीज व्हाट विल दे मेक हिम डू? इजरायलीज कितना प्रेशर डालेंगे कि भाई आप वॉर चालू करो? देखो जो वर्ल्ड है ना, इट्स हैंगिंग इन अ बैलेंस, किसी भी तरफ दुनिया जा सकती है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स की जो तलवार है वो एकदम लटक रही है दुनिया के ऊपर, एंड अब तो इसके साइंस इंडिया में भी दिखने लगे हैं।